वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आज का हमारा वीडियो लेक्चर ऑयल सीड क्रॉप का है, मतलब तिलहनी फसलों का है। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एग्रोनॉमी के अंदर सीरियल क्रॉप को पढ़ा, अनाज वाली फसलों को हमने पढ़ा, उसके बाद दलहनी वाली फसलों को हमने पढ़ा, और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे तिलहनी फसलों की। तिलहनी फसलों का एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर था हमारा, जो हमने देखा था, जिसमें बेसिक देखा था कि सिलेबस में क्या आएगा एंड कौन कौन सी क्रॉप्स आपके दे रखी है। तो सबसे पहले आपके जो क्रॉप दी हुई है तिलहनी फसलों में, मतलब तिलहनी फसलें ऐसी फसलें होती है जिनको मेन तेल के लिए, ठीक है ना, मतलब तेल निकालने के लिए उनको उगाया जाता है, उनको तिलहनी फसलें या ऑयल सीड क्रॉप बोला जाता है। सबसे पहली क्रॉप आती है मस्टर्ड सरसों। इसकी बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग नाम हैं, तो सब कुछ हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी एग्रीकल्चर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए भाई फटाफट से अधिक शेयर कर दो, बिल्कुल शेयर कर दो अधिक से अधिक। देखो यार, शेयर करोगे तभी मजा आएगा, आपके लिए नए से नए वीडियो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, इसीलिए शेयर किया करो। आप सभी स्टूडेंट फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, सब पे शेयर किया करो, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई ग्रुप है एग्रीकल्चर का, टेलीग्राम पे कोई ग्रुप है, आपका जो फेसबुक है उस पर शेयर किया करो, क्योंकि शेयर करने से क्या है भाई, नॉलेज बढ़ती है। आप सबको पता है ना, जैसे मैं शेयर कर रहा हूं तो मुझे और ज्यादा तरीके से याद होगी और आपको भी याद होगी, इसलिए शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान लिख दो, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? मस्टर्ड पढ़ेंगे, सरसों पढ़ेंगे, और ये राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट तिलहनी फसल है। कहाँ की? राजस्थान में। मतलब सबसे ज्यादा राजस्थान में कौन सी तिलहनी फसल उगाई जाती है? अगर इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरसों को उगाया जाता है। राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल, तिलहनी फसल। नोट कर लिया? नोट करते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए चलना और आंसर देते हुए चलना। आंसर कंटिन्यू आपको देना है। सबसे पहले बात करते हैं बोटानिकल नेम, हिंदी में बोलते हैं वानस्पतिक नाम। तो सरसों का वानस्पतिक नाम क्या होता है गाइस? ब्रेसिका स्पीसीज। क्या याद रखना है आपको भी? ब्रेसिका स्पीसीज याद रखना है। चलिए नोट करते हैं, ब्रेसिका स्पीसीज। क्या हो जाएगा? ब्रेसिका स्पीसीज हो जाएगा, ब्रेसिका स्पीसीज। अब यहां पर अलग अलग स्पीसीज हैं, तो स्पीसीज से एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि इंडिया के अंदर सर्वाधिक कौन सी सरसों उगाई जाती है? तो इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रेसिका जुन्सिया। ब्रेसिका जुन्सिया मैंने आपको बताया था, भारतीय सरसों का बोटनिकल नेम क्या है? ब्रेसिका जुन्सिया है। आगे हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं फैमिली की, कौन से परिवार से, कौन से कुल से बिलोंग करता है सरसों। तो सरसों का जो परिवार है वो है क्रूसीफेरी। कौन सा परिवार है? क्रूसीफेरी। और गाइस बिल्कुल अच्छे से वीडियो देखना, आपका एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटने वाला। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेट, आईसीआर, बीएचयू, पेट, जेआरएफ, सब में जो क्वेश्चन कहां से पूछा गया है वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से एग्जाम में कब कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है सरसों से, ठीक है। तो हमने परिवार देख लिया, क्रूसीफेरी। ओरिजिन की हम बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति मानी जाती है SWA, मतलब साउथ वेस्ट एशिया। मतलब क्या हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इसके अलावा जैसे तोरिया है, ठीक है। मतलब अगर ऑप्शन में आपको दक्षिणी पश्चिमी एशिया ना मिले तो देखो कोरोना एंड इंडिया भी आपको मिलेगा किताबों के अंदर। उत्पत्ति में क्या क्या मिलेगा? कोरोना एंड इंडिया आपको मिलेगा। कोरोना मतलब है चाइना, भाई कोरोना नहीं मिलेगा, चाइना लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो चाइना एंड इंडिया इसका क्या माना जाता है? ओरिजिन। कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट होते हैं कि सर अगर दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं तो क्या लगाए? तो ऐसा अब तक नहीं हुआ है, आपको एक ही ऑप्शन में दिया जाएगा, या तो चाइना दिया जाएगा या इंडिया दिया जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में दिए जाते हैं तो आपको A एंड B बोथ इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको टिक करना है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। वैसे जेट में आपसे ओरिजिन और क्रोमोसोम नंबर नहीं पूछे जाते। प्रोडक्शन की बात करें कि सर्वाधिक प्रोडक्शन कहां पर होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां पर होता है सरसों का, तो हाईएस्ट पूरे वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना में होता है। कहां पर होता है? चाइना में। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। कोरोना, फिर इसके बाद इंडिया, फिर इसके बाद पाकिस्तान। मतलब पहली रैंक किसकी है उत्पादन में? चाइना की है। दूसरी रैंक किसकी है? इंडिया की है। तीसरी रैंक किसकी है?
पाकिस्तान की है। याद हो गया बिल्कुल अच्छे से। आगे बात करें इंडिया में कि इंडिया में सर्वाधिक सरसों को कहां पर उगाया जाता है, तो इंडिया में सर्वाधिक सरसों उगाया जाता है राजस्थान के अंदर। कहां पर? राजस्थान में। और राजस्थान के बाद आता है यूपी, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद आता है हरियाणा। नोट करते हुए चलना। इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद यूपी, उत्तर प्रदेश एंड उसके बाद हरियाणा। हरियाणा बिल्कुल अच्छे से नोट करते हुए चलना, समझते हुए चलना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं राजस्थान की कि राजस्थान में प्रोडक्शन कहां पर होता है। तो राजस्थान में देखो क्षेत्रफल और प्रोडक्शन दो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक तो आपसे एरिया पूछा जाता है कि सर्वाधिक एरिया मतलब किस डिस्ट्रिक्ट का है, और दूसरा पूछा जाता है उत्पादन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं एरिया की, एरिया सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल है अलवर का। अलवर में सर्वाधिक सरसों को उगाया जाता है। लेकिन हम बात करें उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो मेरे दोस्तों जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है गंगानगर में। कहां पर होता है? गंगानगर। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ठीक है ना। 4 मार्क्स नहीं छूटने चाहिए, सब पे फोकस करना है कि कौन सा पॉइंट क्या है, कौन सा क्या नहीं है। जैसे यहां प्रोडक्शन है, उत्पादन तो गंगानगर, क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो अलवर लगाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो सरसों है इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया हुआ है। मेनली 3 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, मतलब वर्गीकरण। सरसों की 3 प्रजातियां हैं जो मुख्य हैं, ठीक है। कौन कौन सी है समझो। सबसे पहली प्रजाति आती है राई, जिसको हम क्या बोलते हैं? राई बोलते हैं, रायडा बोलते हैं, लहा बोलते हैं, ठीक है। राई, आपको राई याद रखनी है, हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे राई। अब जो राई है इसकी भी 3 स्पीसीज आती है। 3 स्पीसीज कौन कौन सी है? पहली तो है इंडियन मस्टर्ड, मतलब भारतीय सरसों। कौन सी सरसों? भारतीय सरसों। हिंदी में लिख देते हैं भारतीय सरसों। भारतीय सरसों का बॉटनिकल नेम कमेंट कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा? ब्रेसिका जुन्सिया। ब्रेसिका जुन्सिया इसका क्या हो जाएगा? बॉटनिकल नेम हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। यहां पर मैं बात करूं इसके अन्य नाम क्या है, तो इसके अन्य नाम है राई, राया, लहा। राई, राया, लहा, ये इसके क्या हो जाएगी? अलग अलग नाम हो जाएगी, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब देखो सरसों से तेल की प्राप्ति होती है, तो जो इंडियन सरसों हैं, जो इंडियन मस्टर्ड हैं, इसमें कितना % ऑयल होता है? तो इसमें होता है 35 से लेकर 38% इसमें तेल की मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 35 से लेकर 38% इसमें तेल की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बनारसी राय। और बनारसी राय जो है, बनारसी राय, इसका है बॉटनिकल नेम ब्रेसिका निग्रा। ब्रेसिका निग्रा क्या हो जाएगा? इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और इसको मसालों के रूप में काम में लिया जाता है। मसालों के रूप में किसको काम में लिया जाता है? तो बनारसी राय को मसालों के रूप में। और इसमें तेल की मात्रा की बात करें तो इसमें ऑयल परसेंटेज कम होता है, 29 से 30% होता है। कितना होता है? 29 से 30% होता है। आगे बढ़ते हैं, माउंटेन मस्टर्ड। अब माउंटेन मस्टर्ड क्या होती है? दोस्तों आप सभी कहीं न कहीं घूमने गए हो, वहां पे आपने देखा होगा कि जो नदियां होती है, नदियों के किनारे जो पहाड़ होते हैं उन पर सरसों उगाई जाती है, ठीक है। पहाड़ों पे सरसों, अधिकतर सरसों उगाते हैं, क्योंकि वहां क्या होता है, एक तरीके से जो मिट्टी होती है ढलानदार होती है, पहाड़ होते हैं, तो उस पर जो सरसों उगाई जाती है उस सरसों को बोलते हैं माउंटेन मस्टर्ड, मतलब पहाड़ी सरसों। हिंदी में क्या बोलेंगे? पहाड़ी सरसों बोलेंगे, पहाड़ी सरसों। इसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका रुगोसा। हिंदी में कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, ब्रेसिका रुगोसा इसका क्या हो जाएगा? बॉटनिकल नेम हो जाएगा। 2 और सरसों आती है, रेपसिड येलो सरसों, मतलब पीली सरसों, पीली सरसों। एक आती है रेपसिड ब्राउन सरसों, मतलब काली सरसों, भूरी सरसों भी इसको बोलते हैं, भूरी और काली सरसों। दोनों का बॉटनिकल नेम एक ही है, ठीक है। दोनों का बॉटनिकल नेम क्या है? ब्रेसिका कंप्रेस्टिज,
ब्रेसिका कंप्रेस्टिज, इसका क्या हो जाएगा, बोटनिकल नेम हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना। बात करें काली सरसों में तेल की मात्रा, तो इसमें 40 से लेकर 45%, एग्जैक्ट 43% इसमें ऑयल परसेंटेज होता है। कितना होता है, 43%। तो आई होप आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे से याद हो गई होगी। देखो पढ़ते सारे स्टूडेंट हैं, वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, लेकिन मुझे पता है कि एग्जाम तक बहुत कम स्टूडेंट को याद रह पाएगा। इसीलिए आपसे कहता हूं कि नोट करते हुए चले। 4 से 5 दिन बाद आप रिवीजन करें, रिवीजन करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, कम से कम एग्जाम तो आप पास कर ही लोगे। लेकिन अगर आपने आज वीडियो देखा, हो गया काम, पेपर देने चले गए, तो इसमें से आपको बहुत कम याद रह पाएगा। ठीक है, उल्टा सुल्टा आप कर दोगे, इसलिए बिल्कुल अच्छे से नोट करते हुए चलना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट, इसका जो फल है किस प्रकार का फल है, तो इसका जो फल है वो है सिलिकुआ। ठीक है ना, सिलिकुआ। सिलिकुआ आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि फल का प्रकार बताइए, सरसों के फल का प्रकार, तो इसके फल को सिलिकुआ बोला जाता है। भाई पोड बनते हैं, फली बनती है, उसके अंदर छोटे 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 दाने बनते हैं। आई होप आपको पता होगा। इसका जो पुष्प क्रम होता है, इन्फ्लोरेंस, पुष्प क्रम, और पुष्प क्रम को बोला जाता है रेसिम। क्या बोलते हैं, रेसिम। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं टेस्ट वेट। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि टेस्ट वेट क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं परीक्षण भार। तो मतलब जो बारीक जिनके दाने होते हैं, उनके 1000 दानों का जो वजन होता है, 1000 दानों का वेट, उसको बोलते हैं टेस्ट वेट या परीक्षण भार। तो सरसों के 1000 दानों का वजन कितना होता है, ठीक है भाई, वेट करके देखना आप लोग कितना होता है, 3 से 4 ग्राम प्रति 1000 दानों का भार। क्लियर हो गया, 3 से 4 ग्राम, ओनली 3 से 4 ग्राम होता है। 1000 दाने आप लोगे ना सरसों के, तब वजन होगा 3 से 4 ग्राम। बट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जंगली सरसों होती है एक, जंगली सरसों का कितना वजन होता है, मतलब उसका टेस्ट वेट कितना होता है। तो जंगली सरसों की हम बात करें तो 190 मिलीग्राम, या मिलीग्राम है या ग्राम है, नोटिस करना, 1000 दानों का भार। समझ में आ रहा है इस सभी को। तो आई होप आपको ये बेसिक याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं क्लाइमेट की। देखो क्लाइमेट मतलब किस प्रकार की जलवायु सरसों को चाहिए, जलवायु कैसी जलवायु चाहिए। तो ये एक तरीके से कोल्ड क्लाइमेट का पादप है। कोल्ड क्लाइमेट मतलब समझ गए, ठंडी जलवायु इसको चाहिए। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोल्ड क्लाइमेट प्लांट, कोल्ड क्लाइमेट प्लांट मतलब ठंडी जलवायु का पादप है सरसों। क्लियर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें किसके लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। तो उपयुक्त तापमान आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 6 से 12 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी आपके पास है 8 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी आपके पास है 6 से 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी आपके पास है नन ऑफ दिस। चलिए गाइस फटाफट कमेंट कीजिए, राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्या होगा राइट आंसर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कितना इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, 8 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त तापमान या ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर बुआई के समय, कटाई के समय 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आई होप आपको याद हो गया होगा। यहां पर एक स्टार लगा रखा है मैंने, मोस्ट सस्टेनेबल टू फ्रोस्ट। फ्रोस्ट जानते हो, मतलब पाला, मतलब पाले के प्रति संवेदनशील प्लांट है। पाले के प्रति संवेदनशील पादप, मतलब पाला इससे सहन नहीं होता। ठीक है ना, तो पाला, ठीक है ना, तो पाला सहन नहीं होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 0.1% का उपयोग करेंगे। H2SO4 0.1% का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सोइल। किसके लिए मृदा कैसी चाहिए, सरसों की जो क्रॉप है सूटेबल, अच्छी मिट्टी होना चाहिए। तो कौन सी मिट्टी होना चाहिए, इसके लिए बलुई दोमट मतलब सैंडी लोम सोइल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सैंडी लोम।
सैंडी लोम मतलब बलुई दोमट, साथ में ही अच्छी जल निकास वाली, गुड ड्रेनेज, मतलब जल निकास भी होना चाहिए, जल नहीं भरना चाहिए खेत के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं पीएच वैल्यू। भाई पीएच वैल्यू भी आपसे पूछी जाती है सॉइल में, तो पीएच होना चाहिए 7 से लेकर 7.5 या कहीं पर आपको 8 तक मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सारी मृदाओं में भी सरसों उग जाती है। भाई देखो 7 उदासीन, 7 से ऊपर जाते हैं सारे, तो सारी मृदाओं में भी सरसों उग जाती है। नोटिस कर लेना, लिख लेना, सारी हल्की सारी है ना, ज्यादा सारी नहीं, हल्की सारी है। आगे बात करते हैं येलो कलर ऑफ मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल किस किसने देखा है? देखा होगा ना। तो सरसों का तेल कैसा होता है? देखो नहीं दिख रहा, पीले कलर का होता है। कैसा होता है? रंग कैसा होता है? पीला। तो जो पीला रंग होता है सरसों का, सरसों के तेल का, वो किस लिए होता है? कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो इसमें एक एल्केलॉइड पाया जाता है, उसका नाम है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड एक एल्कोइड पाया जाता है, एल्केलॉइड। उसकी वजह से जो सरसों का तेल होता है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। स्टार लगा लेना जितने आपके पास है। आगे बढ़ते हैं। तीव्र गंध, भाई इस पे गंध आती है सरसों के तेल में, देखा होगा। भाई देखो मेरे साथ तो क्या होता था, जब मैं गांव में पढ़ा करता था, मम्मी से करके तेल चुपड़ती थी सर में, तो आंखों में आंसू आ जाते थे, ठीक है। आंसू आने का रीजन क्या था? क्योंकि उससे तीव्र गंध निकलती थी। गंध निकलती है सरसों के तेल में से। तो कमेंट करो आप फटाफट, किसकी वजह से गंध निकलती है भाई? फटाफट कमेंट करो, आपके पास 10 सेकंड का समय। सरसों के तेल में गंध किसकी वजह से होती है? आइसोथायोसाइनेट की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? ये लो गई लाइट यार, इसको भी गंध आ गई। चलिए देखते हैं, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं, आई होप आपको दिख रहा होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है गाइस? तो तीव्र गंध जो होती है वो किसकी वजह से होती है? आइसोथायोसाइनेट। क्या राइट आंसर हो जाएगा? आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट की वजह से सरसों के तेल में तीव्र गंध आती है। अब देखो जो सरसों की क्रॉप है इससे संबंधित कुछ रोग हैं, ठीक है ना। कुछ रोग हैं, तो कौन कौन से रोग हैं समझते हैं। सबसे पहला आता है हार्ट पेशेंट, दिल के मरीज। मतलब दिल के मरीज के लिए अच्छा नहीं माना जाता सरसों का तेल। भाई सरसों के तेल को काम में किस लिए लिया जाता है? सब्जी के लिए भी काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि इसमें यूरिक एसिड पाया जाता है। यूरिक एसिड जो हार्ट पेशेंट के लिए बिल्कुल भी कतई अच्छा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से देखना, उपयुक्त नहीं होता है मतलब। तो इस पे एक तरीके से सरसों के तेल पे क्रॉस लगा देना आप कि हार्ट पेशेंट को नहीं देना हमें, हार्ट पेशेंट। आगे बात करते हैं, एक होता है गोइटर। गोइटर जानते हो? गलगंड, गले में सूजन आ जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये जो रोग होता है, ये रोग होता है, देखो इसमें ग्लूकोसिनेलेट क्या पाया जाता है? ग्लूकोसिनेलेट। ग्लूकोसिनेलेट एक तरीके से एक पिगमेंट है, एक रसायन है जो पाया जाता है। इसकी 0.5% मात्रा से ज्यादा अगर हो सरसों के तेल में, इसकी मतलब इस रसायन की मात्रा सरसों के तेल में कितनी हो? 0.5% से ज्यादा हो, तो समझ लो गोइटर रोग होगा। कौन सा रोग होगा? गोइटर। और गोइटर मतलब आप समझते हो सभी, गले में सूजन आती है, गलगंड रोग, ठीक है। गोइटर यहां पे नोट कर लेना, इसको मैंने मरीज में लिख दिया। आगे बात करते हैं, देखो इस पे स्टार लगा लेना। ड्रोप्सी, ड्रोप्सी एक रोग होता है। ड्रोप्सी रोग में क्या होता है समझो इधर, जैसे ये है घुटने, समझना भाई, इस तरीके से कोई इंसान है, ठीक है ना। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ड्रोप्सी डिजीज में इसके घुटनों में से बीच बीच में खड्डे पड़ने लग जाएंगे, जैसे तो किसी ने खड्डे पाड़ दिए हो, ठीक है। इस डिजीज में ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है भाई? क्या होता है ऐसा सरसों के तेल में? तो देखो सरसों के तेल में क्या करते हैं आजकल लोग, सत्यानाशी आती है एक, सत्यानाशी। और जो सत्यानाशी के बीज होते हैं
वो बीज सेम सरसों के जैसे दिखाई देते हैं। भाई सरसों के जो बीज होते हैं बाहर से स्मूथ होते हैं, लेकिन सत्यानाशी के बीज बाहर से स्मूथ नहीं होते, लेकिन अगर आप इसे दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सरसों ही है। और दोनों को मिक्स करके क्या करते हैं, तेल बनाते हैं, ठीक है। और जब वो मार्केट में आता है, लोग उसको खाते हैं, तो उसकी वजह से रोग होता है ड्रोप्सी डिजीज, ठीक है। रीजन क्या है तो यहां पर आप नोट कर लेना, सत्यानाशी, कौन सी नाशी, सत्यानाशी। सत्यानाशी का बोटनिकल नेम, सत्यानाशी का बोटनिकल नेम है हमारे पास यहां पर आर्गीमेना मैक्सिकाना, आर्जीमेना मैक्सिकाना, आर्जीमेना मैक्सिकाना। अब ये सत्यानाशी के बीज किस में मिलाएंगे हम, मस्टर्ड ऑयल में। किस में मिलाएंगे, मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में। जब ऐसा मिला के मिलावट होती है तो उसके बाद ये रोग होता है कौन सा, ड्रोप्सी डिजीज। और इसमें वाओ गुड, लाइट आ गई, किस्मत बहुत सही है गाइस। दिख रहा है, दिख रहा है सभी को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ड्रोप्सी रोग में क्या होता है। ड्रोप्सी रोग कब होता है, जब सरसों के तेल में क्या मिल जाए, सत्यानाशी के बीज मिला दिए जाए। सत्यानाशी का बोटनिकल नेम आर्जीमेना मैक्सिकाना है। आई होप आपको याद हो गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। सत्यानाशी को और क्या बोला जाता है तो इसको प्रिकली पॉपी, क्या बोला जाता है, प्रिकली पॉपी, प्रिकली पॉपी प्लांट बोला जाता है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। तो आई होप अभी तक हमने सरसों का सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ा है, अभी हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, अब पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बताया। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में रिवाइज कर सके। ले लिया गाइस स्क्रीनशॉट, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज करवाता हूं, ठीक है। रिवाइज करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। फटाफट फटाफट बोलना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम मस्टर्ड पढ़ रहे हैं। मस्टर्ड राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल है। राजस्थान में सर्वाधिक इसको उगाया जाता है। बॉटनिकल नेम ब्रेसिका जुनसिया, इंडियन मस्टर्ड, आपको नॉर्मल याद रखना है ब्रेसिका स्पीसीज। फैमिली क्रूसीफेरी, नोटिस करना, क्रूसीफेरी नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपको मिलेगा ब्रेसिकेसी, तो क्या लगा दोगे, ब्रेसिकेसी लगा दोगे, ठीक है। ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो जाएगा। प्रोडक्शन वर्ल्ड में सर्वाधिक कोरोना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, चाइना, भारत और पाकिस्तान। इंडिया के अंदर राजस्थान में, फिर यूपी में, फिर हरियाणा में। राजस्थान में एरिया सर्वाधिक क्षेत्रफल तो अलवर का है और प्रोडक्शन किसका है, गंगानगर का है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की बात करें तो राई, जो राई है इसके 3 प्रकार है, 3 स्पीसीज है। इंडियन मस्टर्ड है, बनारसी है, माउंटेन मस्टर्ड है। इंडियन मस्टर्ड ब्रेसिका जुनसिया होता है, राई, राया, लाहा इसको बोला जाता है। ऑयल परसेंटेज 35 से लेकर 38% होता है। बनारसी राई में ब्रेसिका निग्रा, बॉटनिकल नेम मसालों के रूप में काम में लिया जाता है। 29 से 30% तेल की मात्रा होती है। माउंटेन मस्टर्ड पहाड़ी सरसों, ब्रेसिका रुगोसा, इसका बॉटनिकल नेम, पहाड़ी क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। रेपसीड येलो सरसों, पीली सरसों, इसका नाम है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, दोनों का, ठीक है ना। ये पीली होती है, ये भूरी काली रंग की होती है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया नॉर्मल हमारा। आगे हमने यहां पर देखा टाइप ऑफ फ्रूट, तो सिलिकुआ प्रकार का इसका फल है। इसका जो पुष्प क्रम होता है उसको रेसिम बोलते हैं। टेस्ट वेट, इसका जो 1000 दानों का भार होता है 3 से 4 ग्राम होता है। और जो जंगली सरसों होती है उसका 190 मिलीग्राम 1000 दानों का भार होता है। क्लाइमेट जलवायु, तो ट्रॉपिकल ठंडी जलवायु का पौधा है और इसके लिए टेम्परेचर 8 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मोस्ट सस्टेबल टू फ्रोस्ट, पाले के प्रति अति संवेदनशील क्रॉप है। मृदा कैसी चाहिए, सैंडी, लोमी, बलुई दोमट मृदा चाहिए जो गुड ड्रेनेज हो, जल निकास अच्छे से हो सके। पीएच मान होना चाहिए 7 से लेकर 7.8, मतलब हल्की सारी मृदा में भी हम इसको उगा सकते हैं। अब यहाँ पर पाले को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, H2SO4 0.1 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा देखो आग वगैरह जला सकते हो खेत के आसपास, जिससे पाले से हम बच सके, क्रॉप को बचा सके। तीव्र गंध किसकी वजह से होती है, सॉरी पहले बात करते हैं पीला कलर किसकी वजह से होता है, तो कैरोटीनॉइड की वजह से होता है। तीव्र गंध किसकी वजह से आती है, आइसोथायोसाइनेट की वजह से आती है। रोग हार्ट पेशेंट, ठीक है ना, दिल के मरीज जो होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें एरुसिक एसिड पाया जाता है और एरुसिक एसिड क्या करता है, हार्ट पेशेंट के लिए बिल्कुल बुरा है, खतरनाक है। इसके अलावा गोइटर डिजीज होती है। इससे पहले हमने क्या लिखा था एक यहाँ पे, ग्लूकोसिनिलेट 0.5%, ठीक है ना। गोइटर डिजीज किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोसिनिलेट रसायन होता है जो 0.5% से अधिक मात्रा हो जाए तो गोइटर होगा। ड्रोप्सी
ड्रॉपसी भी होता है जब कब होता है, सत्यानाशी मिल जाए प्लस मस्टर्ड दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है ना, मतलब घोटाला कर दिया जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है NRCRM, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन रेपसीड मस्टर्ड, पूरा नाम नोट कर लिया, चलिए नोट कीजिए। नेशनल क्वेश्चन मार्क है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मस्टर्ड, रेपसीड मस्टर्ड, रेपसीड मस्टर्ड कहां पर है? सबसे पहले तो आप मुझे बताओ है कहां पर, कमेंट करो। ऑप्शन दूं? चलिए ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, कहां पर है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन रेपसीड मस्टर्ड तो कहां पर है? राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर है? तो चलिए राजस्थान में लेके चलता हूं मैं आपको। राजस्थान में है सेवर में, सेवर। अब सेवर कहां पर है? तो चलिए लेके चलता हूं मैं आपको भरतपुर। तो सेवर कहां हो गया? भरतपुर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ICR जेट के एग्जाम में, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन रेपसीड मस्टर्ड सेवर भरतपुर के अंदर है। और हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 20 अक्टूबर 1993 को। कब हुई है? 20 अक्टूबर 1993। दोस्तों इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। जेट की तैयारी जहां जिस भी कोचिंग से आप कर रहे हो, कोचिंग वालों को पता है क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, उतना ही आपको पढ़ाया जाता है। ICR की तैयारी आप कर रहे हो तो ICR वालों को पता है कि क्वेश्चन कहां से पुटअप किया जाता है, उतना आपको पढ़ाया जाता है। यहां पर मैं आपको जेट, ICR, BHU, यूपी कैटेट इसी के लेवल से नहीं पढ़ा रहा। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर लो। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पुटअप किए हुए हैं। आप AG सुपरवाइजर का एग्जाम दो, इसके अलावा आप IBPS AFO का एग्जाम दो, कोई सा भी एग्जाम दो लो एग्रीकल्चर का। अगर उसमें मस्टर्ड है तो इसके बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे सीड रेट, यील्ड, रोग, डिजीज, इंसेक्ट, बहुत सारी चीजें। ठीक है, रफ कर देता हूं गाइस फटाफट से। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना, कुछ भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। और पढ़ने का मतलब है आपको याद होना ही चाहिए। और गाइस वीडियो को अब तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, ठीक है। और शेयर तो बिल्कुल अधिक से अधिक करते रहे, शेयर आपको कंटिन्यू करते रहना है। साथ में भाई दूसरा चैनल है मेरा लव प्रकाश गोमे, सबको पता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ सब्सक्राइब करो और वीडियो देखो और उसको भी शेयर करो। ठीक है गाइज, दूसरा जो चैनल है लव प्रकाश गोमे उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पर कुछ अजीबोगरीब न्यूज आपको मिलती रहेगी, काफी मजेदार। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे किसकी? सीड रेट की। सीड रेट सभी जानते हो, बीज दर। सीड रेट, बीज दर, कितनी बीज दर लेते हैं सरसों की? बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके पास, क्वेश्चन का आंसर तो आपको ही देना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा भाई? सरसों की बीज दर बताओ भाई फटाफट। दीपांशु बेटा क्या आंसर होगा? 8 से 10 kg गलत है। राइट आंसर दो भाई फटाफट जल्दी से। क्या होगा भाई राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यार सरसों के बीज तो बहुत बारीक होते हैं ना, है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर। एक क्वेश्चन आपसे एजी सुपरवाइजर में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2014 के पेपर में। एग्रीकल्चर, ये एजी और ये सुपरवाइजर, और ये 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। दूसरा देखो, सरसों को इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी उगाया जाता है। इंटरक्रॉपिंग मतलब समझते हो? इंटरक्रॉपिंग मतलब होता है ये सरसों की 4 लाइनें, इसके बाद में एक चने की 8 लाइनें, इसके बाद में ये लेंटिल, अलसी,
अलसी की लाइन है। तो ये इंटरक्रॉपिंग हो गई, मतलब कुछ पंक्तियां पंक्तियां कुछ पंक्तियां तो किसकी ले ली मैंने, सरसों की ले ली, कुछ पंक्ति ले ली, कुछ पंक्तियां मैंने ग्राम चने की ले ली, कुछ पंक्तियां मैंने अलसी की ले ली। तो इसको हम बोलते हैं एक तरीके से इंटरक्रॉपिंग। अगर इस तरीके से मैं सरसों को उगाता हूं तो बीज दर कितनी लूंगा, तब बीज दर मुझे 4 से 5 केजी नहीं लेनी, तब मुझे बीज दर लेनी है ओनली 2 से 3 केजी, 2 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है भाई? समझते हुए चलना, एक एक पॉइंट हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को शेयर भी कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम R इंटू पी, R इंटू पी। चलिए बताइए, R इंटू पी का मतलब है कि रो टू रो डिस्टेंस कितना रखूंगा। रो टू रो मतलब समझ गए, ये लाइन दूसरी लाइन, इसके बीच का गैप कितना रखूंगा, तो इसके बीच का गैप रखूंगा 45 सेंटीमीटर। कितना रखूंगा, 45 सेंटीमीटर। और पौधे से पौधा, सपोज करो एक पौधा यहां पर लगाया, दूसरा पौधा यहां पर लगाया, तो इसके बीच का गैप रखूंगा 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 45 इंटू 10, राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 इंटू 10 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास ब्रेसिका जुन्सिया जो वेराइटी आती है, मतलब इंडियन मस्टर्ड में जो हम डिस्टेंसिंग रखेंगे R इंटू पी लेंगे वो 45 इंटू 10 लेंगे। लेकिन दोस्तों जो पीली सरसों है, जो काली सरसों है, उसमें हम ये गैप कम लेंगे। कितना लेंगे, वहां पर हम लेंगे 30 इंटू 10। कौन सी सरसों में, एक तो पीली कलर की एंड ब्लैक ब्राउन। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये इंडियन मस्टर्ड के लिए है। इंडियन मस्टर्ड, इंडियन मस्टर्ड मतलब समझ रहे हो ना यार सभी, ब्रेसिका जुन्सिया की बात कर रहा हूं मैं। ब्रेसिका जुन्सिया में 45 इंटू 10 लेना है, बाकी जो सरसों है उसमें 30 इंटू 10 लेना है, मतलब ये गैप 30 और ये 10। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेप्थ की। डेप्थ मतलब कितनी गहराई में बीज बोएंगे, कितनी गहराई में बीज बोएंगे। तो कहीं किताबों में तो आपको 8 मिलेगा, कहीं में 5 मिलेगा। सही याद रखिए, 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर डेप्थ में हमें बुआई करनी है। क्लियर हो गया, 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर डेप्थ में हमें क्या करनी है, बुआई करनी है। और एक क्वेश्चन भी आपसे एजी सुपरवाइजर 2014 में पूछा गया है। देखिए सरसों से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एजी सुपरवाइजर में, तो बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सोविंग कब करेंगे, सोविंग कब करेंगे, सब कुछ जानेंगे भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। सोविंग टाइम की बात करते हैं, कब बुआई करेंगे, कमेंट कीजिए फटाफट। तो हम बुआई करेंगे 15 सितंबर से लेकर 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर। कब करेंगे, 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर तक हम क्या कर देंगे, सरसों की बुआई कर सकते हैं 15 अक्टूबर तक। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब जब हम सरसों की बुआई करेंगे तो यार सरसों में आप लोगों को पता है मच्छर आते हैं, बहुत सारे एफिड लगते हैं, बहुत सारे कवक जनित रोग लगते हैं। तो उनसे बचने के लिए क्या करेंगे, उनसे बचने के लिए हम बीजोपचार करेंगे। पहले ही क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट। भाई सीड ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, सीड ट्रीट करने का मतलब होता है कि अगर हमने फंगीसाइड से बीज को उपचार किया, मतलब किसी कवकनाशी से बीज को उपचार किया, तो कवक जनित रोग नहीं लगेंगे। किसी इंसेक्टिसाइड से अगर हमने बीज को उपचार किया तो इंसेक्ट जनित रोग नहीं लगेंगे। तो यहां पर जो हम बीजोपचार करेंगे वो एप्रोन से करेंगे। किससे करेंगे, एप्रोन। एप्रोन एक दवा आती है, एप्रोन सीड ट्रीटमेंट, एसडी लिख देता हूं शॉर्ट में, ठीक है ना। एसडी मतलब एप्रोन, ठीक है, मतलब सीड ट्रीटमेंट। सॉरी एसडी नहीं होगा यार, एसटी होगा, बोला करो यार, कुछ शांति से बैठे रहते हो। एसटी, ठीक है, एप्रोन। और एप्रोन कितना लेंगे, एप्रोन लेंगे 35 एसडी आता है, 35 एसडी इस नाम से मार्केट में मिलेगा। और ये हमें लेना है 6 से 8 ग्राम, 6 से 8 ग्राम प्रति केजी बीज में हमें डालना है। कितना डालना है, 6 से 8 केजी ग्राम प्रति 1 किलो बीज में डाल के बीज उपचार हमें करना है। इसके अलावा रीडोनिल ले सकते हो, रीडोमिल होता है, सॉरी है ना, रीडोमिल ले सकते हो। और रीडोमिल कितना, ये लेना है 8 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से। इस तरीके से आप बीज को उपचार कर सकते हो। ये दोनों क्या है, कवकनाशी है, फंगीसाइड है, मतलब फफूंद जनित रोग नहीं लगेंगे। चलिए जब हमने फफूंद जनित पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की, कि खाद कितना डालेंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजर यार अगर मैं बात करूं FYM, FYM मतलब क्या होता है, फार्म यार्ड मेन्यूर होता है। क्या होता है, फार्म यार्ड मेन्यूर। चलिए बात करते हैं FYM, पूरा नाम फार्म यार्ड मेन्यूर। तो ये तो हम डालेंगे 7 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, सॉरी 7 से 15 टन प्रति हेक्टेयर हमें डालना है। एंड ये आपसे नहीं पूछा जाता, आपसे मेनली फर्टिलाइजर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में हम क्या क्या डालते हैं, हम डालते हैं NPK,
के, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। तो नाइट्रोजन हम डालेंगे 80 केजी प्रति हेक्टेयर, पोटास फॉस्फोरस हम डालेंगे 60 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है, एंड पोटास हम डालेंगे यहां पर 40 केजी प्रति हेक्टेयर में, ये डालना है। अब देखो हमें प्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छा लेना है, तो इसके लिए आपको एक और चीज डालनी है, जिप्सम। क्या डालना है? जिप्सम। और जिप्सम डालना है 250 केजी प्रति हेक्टेयर, प्लस लगा देना यहां पर, ठीक है। मतलब एनपीके तो डालेंगे ही सही, प्लस हम जिप्सम भी डालेंगे 250 केजी प्रति हेक्टेयर। तो ये हो गई फर्टिलाइजर डोज। क्या हो गई? फर्टिलाइजर डोज। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे हम बात करें इरिगेशन, सिंचाई कब करेंगे? इरिगेशन सिंचाई कब करेंगे? तो वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो जल मांग 200 से 300 मिलीमीटर होती है, आपसे नहीं पूछी जाती, आपसे पूछा जाता है कि सिंचाई कब करेंगे। तो दो सिंचाई हम इसमें करते हैं। पहली सिंचाई की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इरिगेशन शॉर्ट में लिख देते हैं, फर्स्ट इरिगेशन। तो फर्स्ट इरिगेशन आपको करनी है 30 से 35 दिन बाद। 30 से 35 दिन बाद ब्रांचिंग स्टेज पे। ब्रांचिंग स्टेज मतलब समझ गए? जब ब्रांचें निकलेगी, भाई सरसों में ब्रांचें निकलती है, सपोज करो ये सरसों का पौधा ये उगा, अब इसमें से ऐसे ब्रांच निकलेगी, ठीक है। तो ब्रांचिंग जो स्टेज होती है 30 से 35 दिन की, उस टाइम पे हम पहली सिंचाई करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? दूसरी सिंचाई कब करेंगे? सेकंड इरिगेशन करेंगे 60 से 65 दिन बाद, और ये स्टेज हमारे पास होगी पोड फॉर्मेशन। मतलब समझे? नोट करना, ये तो हो गई ब्रांचिंग स्टेज। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? हिंदी में बोलेंगे शाखाएं निकलते समय। दूसरी होती है पॉड फॉर्मेशन मतलब समझ गए? फलियां बनते समय, जब सरसों में फलियां बनेगी तो उस स्टेज पर हम सिंचाई करेंगे। ये दो सिंचाई बहुत जरूरी है। क्या हो गया? 30 से 35 दिन। हाँ, 30 से 35 दिन है, और यहां पर इसका क्या हो जाएगा? 60 से 65 दिन है। ये ब्रांचिंग स्टेज है, मतलब जब शाखाएं निकलेगी उस टाइम पे हमें सिंचाई करनी है। और यहां पर सेकंड इरिगेशन हम करेंगे 60 से 65 दिन में, पॉड फॉर्मेशन, ठीक है। ये सिंचाई हमें करनी है ताकि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो सके। ये दो सिंचाई आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं हम जहां पे आपको सबसे ज्यादा कठिनाई आती है। कठिनाई किसमें आती है? वेराइटीज में। वेराइटीज याद करने में दिक्कत आती है। तो चलिए वेराइटीज आपको याद करवाता हूं, कौन कौन सी वेराइटीज है जो आपसे पूछी जाती है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है ना, क्योंकि बाद में आपको पढ़ना है, तभी आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर पाओगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। एक स्टूडेंट का कमेंट था, आई थिंक नाम है सूरज, कि सर मैं आपके सारे वीडियोस कैसे देखूं? तो देखो, आपको सारे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैप्टन एग्रो पे करीबन मोर देन 500 वीडियोस हैं। मतलब 500 से ज़्यादा वीडियोस आपको एग्रीकल्चर के मिलेंगे। इतना आपको नहीं देखना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब एंट्रेंस एग्जाम की, जेट हो गया, ICR हो गया, पेट हो गया, यूपी टेट हो गया, BHU हो गया, CG पेट हो गया, तो सिर्फ आपको 3 चीजें देखनी है कैप्टन एग्रो में। भाई दिक्कत आती है बहुत सारे स्टूडेंट को कि सर वीडियोस नहीं मिलते हैं। आप कैप्टन एग्रो चैनल पे जैसे ही जाओगे तो एक कॉलम होगा प्लेलिस्ट का, उस चैनल पे आपको जाना है, मतलब प्लेलिस्ट पे। उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एग्रोनॉमी मतलब समझ गए, सस्य विज्ञान की वीडियो सारी यहां पर आपको मिलेगी। इसके बाद में आपको मिलेगी हॉर्टिकल्चर की प्लेलिस्ट। हॉर्टिकल्चर मतलब समझ गए, उद्यान विज्ञान, इसकी सारी वीडियोस आपको मिलेगी। मतलब इसके अंदर हमारे पास पोमोलॉजी आ गया, पोमोलॉजी मतलब फल आ गए, ओलरिकल्चर सब्जियां आ गई, मेडिसिनल प्लांट औषधीय पौधे आ गए, फ्लावर प्लांट मतलब फूल वाले पौधे आ गए, सबकी वीडियो आपको हॉर्टिकल्चर पे मिलेगी। इसके अलावा आपको मिलेगी एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन। भाई देखो, एग्रोनॉमी से 15 क्वेश्चन पुटअप होंगे, हॉर्टिकल्चर से 15 क्वेश्चन पुटअप होंगे, एनिमल हस्बेंड्री से 10 क्वेश्चन पुटअप होंगे। एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट करवाया हुआ है, जाओ पढ़ो, कंप्लीट करो। एक बार इसको आपको बिल्कुल ट्रिकली तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। आपके 10 के 10 क्वेश्चन बिल्कुल राइट होने चाहिए, ठीक है। एग्रोनॉमी हमारा अभी चल रहा है, जिसमें हमने सीरियल पढ़ा, पल्सेस पढ़ी, और हम पढ़ रहे हैं ऑयल सीड। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर कंप्लीट है। इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो कंप्लीट करवाने हैं, मतलब क्रॉप तो कंप्लीट है, इसके जो अदर टॉपिक है वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे एग्रोनॉमी के बाद में। तो इस तरीके से आप वीडियोस फाइंड करें, आपको बड़ी आसानी होगी, मिल जाएंगे सारे के सारे वीडियोस, ठीक है। बात करते हैं वेराइटीज की। सरसों की कौन कौन सी वेराइटीज हैं जो आपसे पूछी जाती है, किसमें, ठीक है। और गाइस बायोलॉजी और केमिस्ट्री अपने लेवल पर पढ़ते रहे, NCERT पढ़ते रहे 12th एंड 11th की, ठीक है। वेराइटीज
क्या बोलेंगे, किस्में, ठीक है ना, किस्में। तो यहां पर अधिकतर जो किस्में आपसे पूछी जाती है वो इंडियन मस्टर्ड की पूछी जाती है। इंडियन मस्टर्ड मतलब भारतीय सरसों। मतलब एक तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि इंडिया में कौन से सरसों उगाई जाती है, तो इंडियन मस्टर्ड मतलब ब्रेसिका जुन्सिया को उगाया जाता है अधिक क्षेत्रफल पर। कौन सा, ब्रेसिका जुन्सिया। इसी की किस्मों की मैं बात करूंगा। इसकी किस्में आती है पूसा बोल्ड, नोट करते हुए चलना, पूसा बोल्ड, पूसा बोल्ड हो गई। इसके अलावा हमारे पास T59, और जो T59 है इसको वरुणा भी बोला जाता है, वरुणा, ठीक है। आगे बात करते हैं RH30 हो गई। इसके अलावा हमारे पास अरावली हो गई, अरावली और माया, माया हो गई, ठीक है। एंड बसंती, ठीक है। और कौन सी हो गई, बसंती, बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना, एक्सेट्रा। तो ये किसमें हमारे पास हो गई, ब्रेसिका जुन्सिया की। पूसा बोल्ड आपसे पूछा गया है, T59 भी आपसे पूछा गया है। दोनों किस्मों पे स्टार लगा लेना, पूसा बोल्ड, T59 इसको वरुणा बोला जाता है, RH30 अरावली, माया, बसंती, दुर्गामणि, बहुत सारी किस्में, लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं रखनी, जो इंपॉर्टेंट है आप उनको याद करें। इसके अलावा हमारा सिलेबस जैसे कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको पर्टिकुलर एक एक क्रॉप की अलग से वेराइटीज बताऊंगा, बिल्कुल ट्रिकली तरीके से, ताकि सारी की सारी वेराइटीज आपको याद हो सके, ठीक है भाई। आने वाले टाइम में आपको कैप्टन एग्रो पे बहुत बेस्ट वीडियोस आपको मिलने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। आप सब्सक्राइब करें, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं यहां पर पीली सरसों। कौन सी सरसों, पीली सरसों। भाई ये तो कौन सी थी, ये तो थी ब्रेसिका जुन्सिया, मतलब इंडियन मस्टर्ड, आई एम मतलब लव प्रकाश, ठीक है। इंडियन मस्टर्ड और येलो सरसों मतलब पीली सरसों, इसकी वेराइटीज की बात करते हैं। पीली सरसों हमारे पास है टाइप 42 एंड M3 है, K88 है एंड बिनोय है, ठीक है। इन किस्मों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे बात करते हैं ब्राउन वेराइटीज, ब्राउन मस्टर्ड की। ब्राउन मस्टर्ड, और जो ब्राउन मस्टर्ड है अरे दोस्त, इसकी किस्में हैं पूसा कल्याणी, पूसा कल्याणी है, पूसा कल्याणी है एंड BS17, ये किस्में आपको याद रखनी है। ये तो गई नॉर्मल किस्में। अब बात करते हैं क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाइब्रिड, पहली हाइब्रिड कौन सी थी, पहली हाइब्रिड किस्म कौन सी थी सरसों की। तो नोट लगा लीजिए, मतलब स्टार लगा लो। जैसे हमने वेराइटीज में ब्रेसिका जुन्सिया देखा, येलो देखा, ब्राउन देखा, अब हम देखेंगे हाइब्रिड किस्में, हाइब्रिड वेराइटीज मतलब समझ गए, संकर किस्में। और सबसे पहली जो संकर किस्में है NRC, कौन सी है, NRC HB 506, सॉरी, ठीक है ना, 506। ये वर्ल्ड की सबसे पहली किस्म है पूरे विश्व की, जिसको कहां पर डेवलप किया था, भरतपुर के अंदर डेवलप किया था, DRMR भरतपुर 2009 में, ठीक है ना, भरतपुर 2009 में, मतलब पूरे विश्व की सबसे पहली संकर किस्म, स्टार लगा लेना, NRC HB 506, ठीक है। दूसरी किस्म कौन सी थी, तो दूसरी थी NRC HB 101, ये दूसरी किस्म थी। इसके अलावा और भी किस्में आती गई, जैसे IDRH 11 आई, ठीक है। तो ये हो गई संकर किस्में। आपको इन दोनों पे स्टार लगाना है, पहली और दूसरे के ऊपर ज्यादा पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो आई होप आपको याद हो गई होगी, ठीक है। इसके अलावा नोट लगाना, एक और किस्म हमारे पास है पूसा जय किसान, पूसा जय किसान। जो ये वेराइटी है, जो ये वाली वेराइटी है,
ये वेराइटी बायोटेक के द्वारा इसको डेवलप किया हुआ है, मतलब सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से इसको डेवलप किया है। और इस किस्म को बायो 902 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायो 902 इसको बोला जाता है। डॉक्टर वीएल चोपड़ा ने इसको डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? डॉक्टर वीएल चोपड़ा ने इसको डेवलप किया था। और इसमें जो ऑयल परसेंटेज होता है वो होता है 40%। 40% इसमें क्या होता है? तेल की मात्रा होती है। इसकी उपज की बात करें तो इसकी उपज 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। चलिए, उपज से याद आ गया, नहीं तो मैं उपज हर बार भूल जाता हूं बताना, ठीक है। उपज नोट कर लो। सरसों की उपज, सरसों की इल्ड, ठीक है ना, मतलब कितनी उपज प्राप्त होती है? तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सरसों की उपज प्राप्त होती है। क्लियर? प्रति हेक्टेयर में आपको मैं यहां पर बता रहा हूं। तो ये तो हो गया अब तक हमारा बेसिक मतलब क्या हमने पढ़ लिया काफी ज्यादा इसमें। अब हम बात करेंगे यहां पर वीड, खरपतवार कौन सा उगता है, फिर बात करेंगे रोग कौन सा लगता है, फिर बात करेंगे इंसेक्ट कौन सा लगता है। 3 मेजर टॉपिक हमारे पास हो रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, खरपतवार की बात करते हैं। रफ कर दूं ना दोस्तों? ठीक है, फिर शेयर करते हुए चलो वीडियो को, बिल्कुल अधिक से अधिक, वीडियो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अधिक से अधिक शेयर करो, सभी जगह पे वीडियो पहुंचना चाहिए, मतलब जितने भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं सबके पास वीडियो पहुंचना चाहिए, सब घर बैठे लॉकडाउन में तैयारी कर सके, ठीक है। बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। और वीडियो को अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो फिर लाइक कर दो यार जल्दी से, ठीक है। और थैंक यू आपको मुझे नहीं बोलना है, थैंक यू की जगह पे आपको 3 फेसबुक ग्रुप में आपको शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। 3 व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करना है वीडियो को। वीड की बात करते हैं। वीड क्या होता है? खरपतवार। फादर ऑफ वीड कौन है? जेथरो टूल है, ये तो पता है आपको। तो इसमें जो वीड उगता है वो है एक तो ओरा बेंकी। कौन सा है? ओरा बेंकी। ओरा बेंकी इसका एक खरपतवार है। और ये टोटल रूट पैरासाइट है, मतलब जड़ परजीवी है, ठीक है ना। जड़ में इसका अफेक्ट होता है। टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट है, ठीक है ना, मतलब जड़ परजीवी है। और इसको ब्रूम रोग भी बोला जाता है, ब्रूम रोग बोला जाता है, या आज्ञा रोग भी इसको बोला जाता है। इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? इस खरपतवार के कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? तो इसके कंट्रोल के लिए हम ग्लाइपोसेट लेंगे। और दोस्तों ग्लाइपोसेट बिल्कुल अच्छे से याद रखना। देखो मैंने एक इंस्टाग्राम पे मेरा वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको ग्लाइपोसेट के बारे में बताया हुआ है। ग्लाइपोसेट यार इतना खतरनाक केमिकल है, अगर तुम किसी भी हरी जगह पे वहां उसको छिड़क दोगे ना तो बिल्कुल जल जाएंगे सारे के सारे पौधे। इसलिए जब भी आप इसका उपयोग करें तो सिर्फ आपको अपने सरसों के पौधों को बचाना है और सिर्फ आपको ओरा बेंकी जो खरपतवार है उसी पे इसका स्प्रे करना है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, कंट्रोल ग्लाइपोसेट और कितना 0.2% काफी होता है। 0.2% का स्प्रे करना सरसों के पौधों को बचाते हुए। आगे बात करते हैं अदर, ठीक है। और कौन कौन से खरपतवार नाशी काम में ले सकते हैं? भाई खरपतवार और भी उगते हैं, ये मुख्य खरपतवार है इसका। खरपतवार बहुत सारे उगेंगे, दूब घास उगेगा, मोता उगेगा, ठीक है, सब उगेंगे। तो उन कंट्रोल के लिए, उनके कंट्रोल के लिए क्या लेंगे? उनके कंट्रोल के लिए लेंगे पेंडामिथालिन। क्या लेंगे? पेंडामिथालिन। चलिए पेंडामिथालिन का आप मुझे बताइए व्यापारिक नाम, कमर्शियल नेम क्या है? तो क्या है? कमेंट करो भाई जल्दी से जल्दी, ठीक है। पेंडामिथालिन लेंगे हम, पेंडामिथालिन। और पेंडामिथालिन का व्यापारिक नाम है स्टाम्प। क्या है दोस्तों? स्टाम्प है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और ये प्री इमरजेंस लेना है। प्री इमरजेंस मतलब समझते हो ना, बुआई से पहले ही, ठीक है ना, मतलब अंकुरण से पहले, सॉरी अंकुरण से पूर्व हमें इसका उपयोग करना है। अंकुरण से पूर्व उपयोग करना है। और कितना लेना है? 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें प्रयोग करना है। इसके अलावा आप बेसालिन ले सकते हो, बेसालिन, ठीक है, बेसालिन भी आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया हमारा खरपतवार वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं रोग, कौन कौन से रोग लगेंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब बात करते हैं रोग की बात करते हैं भाई। और रोग तो लगेंगे यार सभी फसलों में, और रोग का कंट्रोल भी हम करते रहेंगे, ठीक है। डिजीज
रोग। रोग की बात करें तो सबसे पहला रोग आता है व्हाइट रस्ट, सफेद रोली। व्हाइट रस्ट, हिंदी में बोलेंगे सफेद रोली, मतलब पत्तियों पे सफेद रोली जमा हो जाती है, सफेद कलर का पदार्थ। ठीक है, और ये रोग होता है अल्बुगो कैंडिडा। अल्बुगो कैंडिडा पैथोजन की बात करें, मतलब रोग कारक। रोग कारक, और रोग कारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। मतलब किसके द्वारा होता है? तो कौन से कवक के द्वारा होता है? अल्बुगो, कौन सा बुगो? अल्बुगो, अल्बुगो कैंडिडा। अल्बुगो कैंडिडा ये क्या है? इसका कवक है, पैथोजन है, जिसके द्वारा सफेद रोली रोग होता है। ठीक है, और कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल के लिए बाविस्टीन। बाविस्टीन क्या है? एक फंगिसाइड है। बाविस्टीन, बाविस्टीन कितना लेना है? तो बाविस्टीन 0.3% का आपको स्प्रे करना है। 0.3% का आपको स्प्रे करना है। इसके अलावा आप जो मैंने सीड ट्रीटमेंट बताया था ना, एप्रोन, एप्रोन से अगर आप सीड ट्रीटमेंट कर लोगे तब तो ये रोग होगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप केराथेन ले सकते हैं। केराथेन 0.1% आपको स्प्रे करना है। ठीक है, लिख लो अगर लिखना चाहो तो अथवा में। केराथेन 0.1% का स्प्रे कंट्रोल के लिए। ये तो हो गया पहला रोग। अब बात करते हैं दूसरा रोग। दूसरा रोग आता है आपके पास यहां पर डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू, और जो डाउनी मिल्ड्यू है ये होता है पिरेस्नोप्रा पिरेनस्पोरा ब्रेसिकेई। ठीक है, और बात करें इसके कंट्रोल के लिए, तो इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे भाई? रीडोनिल मैंने आपको बताया था अभी सीड ट्रीटमेंट में, तो रीडोनिल 0.3% का क्या करोगे? स्प्रे करना है। क्या करना है? स्प्रे करना है, जिससे डाउनी मिल्ड्यू रोग भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पर रोग। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं इंसेक्ट की। हमने पहले क्या देखा? हमने पहले यहाँ पर देखे खरपतवार, उसके बाद रोग हमने देखे। दो रोग है, व्हाइट रस्ट है, डाउनी मिल्ड्यू है। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट की, कौन कौन से कीट लगेंगे। भाई नोट कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? बिल्कुल अच्छे से, और एक्टिव होके पढ़ो यार, है ना? बिल्कुल अच्छे से, एनर्जी होना चाहिए आप लोगों के अंदर, ताकि याद हो सके फटाफट जल्दी से। और रिवीजन तो आपको करना ही है, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कुछ याद नहीं रहने वाला। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है सभी चीजों को। सबसे पहले बात करते हैं इंसेक्ट की। इंसेक्ट, और इंसेक्ट में पहला जो इंसेक्ट आता है वो आता है सरसों, सरसों की आरा मक्खी। सरसों की कौन सी मक्खी? आरा मक्खी। और आरा मक्खी को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड सॉफ्लाई। ठीक है, ये सरसों की सबसे खतरनाक मक्खी है, नाम भी इसका अजीब ही है, आरा मक्खी। ठीक है, बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, तो एथलिया, कौन सा लिया? एथलिया, एथलिया लुगन्स एंड प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा, ये इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। इसका ये क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम हो जाएगा सरसों की आरा मक्खी का। इसके अलावा एक और लगता है पेटेंट बग। कौन सा लगता है? पेटेंट बग। दोनों का कंट्रोल एक साथ में बता दूंगा, है ना? पेटेंट बग लगता है, पेटेंट बग। और पेटेंट बग को बोलते हैं सरसों का गदीला कीट। सरसों का गदीला कीट। ठीक है, इसका क्या है? हिंदी नेम है। और साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो साइंटिफिक नेम है बगरड़ा, बगरड़ा हिलेरिस। ये नाम थोड़े से आपको अजीब लग रहे होंगे, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछे जाते। ठीक है, और कंट्रोल की बात करें तो दोनों का कंट्रोल एक साथ लिखेंगे। दोनों का कंट्रोल हम करेंगे क्यूनोलोफोस से। किससे करेंगे? क्यूनोलोफोस। किससे करेंगे? क्यूनोलोफोस से हम दोनों का कंट्रोल करेंगे।
1.0% चूर्ण आता है और इस चूर्ण का हमें उपयोग करना है 25 kg प्रति हेक्टेयर में डालना है। मतलब ये पाउडर हमें 25 kg लेना है 1 हेक्टेयर के लिए, जिससे दोनों कीट का क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा एफिड लगता है। क्या लगता है? एफिड। एफिड भाई सबको पता है, आप जब चश्मा लगाए घूमते हो तो चश्मा के सामने मच्छर आते हैं, ठीक है ना, पीले कलर की शर्ट पे मच्छर जमा हो जाते हैं। वो कहां से आते हैं? सरसों के खेत से उड़ उड़ के आते हैं। तो भी एक खतरनाक कीट है, किसका? सरसों का। एफिड, मोइला बोलते हैं उसको, एफिड मोइला। और एफिड का जो साइंटिफिक नेम है वो है लिपाफिस इरियासिमी। लिपाफिस इरियासिमी। बात करिए मेजर इंसेक्ट है, ठीक है ना, सरसों का मुख्य कीट कौन सा है? तो एफिड है, ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक एफिड लगते हैं बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है। और इसके कंट्रोल के लिए लेंगे मिथाइल डिमेटोन लेंगे। क्या लेंगे कंट्रोल के लिए? कंट्रोल मिथाइल डेमेटोन 675 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है, ठीक है। सॉरी 675 ml प्रति हेक्टेयर में आपको पूरा करना है, घोल बना के, सोल्यूशन बना के, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? एफिड का कंट्रोल हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सरसों के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि सरसों में कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या हमें याद रखना है और कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आप सरसों को बिल्कुल अच्छे से एक बार आप लोगों ने नोट कर लिया होगा रजिस्टर में, आप घर पर इसको एक बार वापस से पढ़े, रिवाइज कर ले 2-4 दिन में, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो सके। तो आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करें, उसका आंसर आप लोगों को दे दिया जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ में आपको जो मेरा फेसबुक पेज है कैप्टन एग्रो, और जो मेरी इंस्टाग्राम पेज है कैप्टन एग्रो, और जो ट्विटर है, तीनों अकाउंट पे जाकर फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर भी एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहते हैं। इसके अलावा आप मेरा जो दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें और जल्दी से जल्दी उसको बिल्कुल अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बनाएं, मतलब उसके ऊपर, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप नॉर्मल सर्च कर सकते हो कैप्टन एग्रो के, मतलब जाओगे ना यूट्यूब पे, वहां पे आप लव प्रकाश गोम में सर्च करना है। क्या सर्च करना है? लव प्रकाश गोम में। और अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हो, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हो, तो गूगल पे का लिंक, गूगल पे की आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लव प्रकाश गोम में ओके HDFC बैंक के नाम से आप मुझे गूगल पे से पे कर सकते हो, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए एज अ सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट की जरूरत है। लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते यूट्यूब का रेवेन्यू बिल्कुल जीरो है। भाई आप लोगों को तो पता है काफी टाइम से ऐड नहीं आ रहे, ऐड नहीं उठा पा रहा, तो यार सपोर्ट तो बनता है आप लोगों का, आप सपोर्ट करें अधिक से अधिक। आईडी डिस्क्रिप्शन में है। गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।